हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क के बारे में यानी कि कार्य के बारे में पढ़ा था। कार्य जो है वो क्या होता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और क्या फैक्ट्स उसमें होते हैं, क्या क्या फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा चीज़ हमने पिछले लेक्चर में देखा। आज हम एनर्जी अर्थात ऊर्जा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऊर्जा को देखते हैं कि ऊर्जा होता क्या है। एनर्जी अर्थात ऊर्जा। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन को देखते हैं कि एनर्जी बोलते किस चीज को है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कि जो एनर्जी है वो वर्क कर सकता है, वर्क करने की इसमें क्षमता है। और वर्क होता क्या है? वर्क करने के लिए हमें किस दो चीज का रिक्वायरमेंट होता है? लास्ट लेक्चर में, पिछला लेक्चर में मैंने बताया था कि फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है अर्थात बल, और डिस्प्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट होता है अर्थात विस्थापन। वर्क के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। तो एनर्जी बोलता है कि मैं ये दोनों चीज कर सकता हूं। मैं बल भी लगा सकता हूं, फोर्स भी अप्लाई कर सकता हूं, और फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी कर सकता हूं। तो यहीं से हमारे काम का डेफिनेशन आता है एनर्जी का कि फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहेंगे। फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहेंगे। मतलब एनर्जी है वो दोनों चीज लगा सकता है, दोनों चीज कर सकता है। मतलब बल लगाएगा और विस्थापन भी करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये क्रिकेट पिच है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक क्रिकेट पिच है, ये रहा क्रिकेट पिच। इस पे एक बॉलर है, ये बॉलिंग कर रहा है। बैट्समैन यहां पर है जो कि बैटिंग कर रहा है। ये बैट है, बैटिंग कर रहा है। ये स्टंप। जैसे ही बॉलर बॉलिंग करता है, ये बॉल उड़ता हुआ आता है, जमीन से टकराता है और सीधा जाकर स्टंप पे लगता है। स्टंप हवा में उड़ जाता है और हवा में उड़ने के बाद जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिर गया ये, जमीन पर गिर गया ये स्टंप। तो ये जो बॉल है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, स्टंप पे फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थात बल लगा रहा है। और ये जो स्टंप है वो एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। मतलब कि यहां पर वर्क तो हो गया, मतलब बल भी लग गया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन भी हो गया स्टंप का। तो बॉल के पास एनर्जी है, तभी तो वर्क हुआ, तभी तो बल भी लग गया, विस्थापित भी हो गया, फोर्स भी लग गया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। मतलब कि बॉल के पास एनर्जी है। अब कौन सा एनर्जी है, किस टाइप का एनर्जी है, कितने टाइप के एनर्जी होते हैं वो आगे देखेंगे। लेकिन इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि एनर्जी बोलता है कि फोर्स भी लगा सकता हूं और डिस्प्लेसमेंट भी करा सकता हूं। ये तो भाई बोला और कर दिया। इस एग्जांपल से हम लोग को समझ में आ गया कि एनर्जी है वो फोर्स भी लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल से देखते हैं। एक और एग्जांपल से आप लोग को काफी क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं।
ये एक लकड़ी, ये लॉग है वुड का, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी, और इस पर एक मजदूर है वो हथौड़ा चलाकर इस कील को अंदर घुसा देता है। जैसे ही हथौड़ा इस कील को हिट करता है, ये कील अंदर घुस जाता है। मतलब जो हथौड़ा है उसने फोर्स अप्लाई किया, मतलब बल लगा दिया, और ये जो कील है वो डिस्प्लेस हो गया, बाहर था अंदर घुस गया, मतलब विस्थापन भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, यानी कि कार्य हो गया, वर्क हो गया, मतलब कि वर्क भी हो गया। ये दोनों चीज हो गया, मतलब कि वर्क हो गया, कार्य हो गया। अब इस हथौड़े के पास, इस चीज से हमको समझ में आता है हथौड़े के पास एनर्जी है, तभी तो इसके पास एनर्जी है, तभी तो इसके पास एनर्जी के पास कैपेसिटी है। एनर्जी एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी? वर्क करने की कैपेसिटी, वर्क करने की कैपेसिटी, और उसी कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल से, दोनों ही एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में आया कि जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों को यदि पूछा जाए, आप लोग को यदि पूछा जाए कि क्या एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप लोग का आंसर होगा बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। ये की पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। पिछले दो एग्जांपल्स में हम लोगों ने समझा कि जो बॉल है, बॉल के पास एनर्जी है, जो भी एनर्जी, वो एनर्जी स्टंप को खिसका दे रहा है, मतलब कि वहां पे वर्क कर दे रहा है। और जो हथौड़ा है वो कील को अंदर घुसा दे रहा है, मतलब कि कील का वर्क हो रहा है, कील कहीं ना कहीं कील वर्क, हथौड़ा एक वर्क कर रहा है, मतलब कि दोनों के पास एनर्जी है और वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कि ऊर्जा है, ऊर्जा जो है वो कार्य में तब्दील हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद हमको यह समझ में आता है कि एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या कार्य जो है, वर्क है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है क्या? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है क्या? आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, इस चीज को आगे देखेंगे। मतलब कि एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और इसीलिए एनर्जी का जो यूनिट है और डायमेंशन है, यूनिट भी है और जो डायमेंशन भी है वो सेम है। वो एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम है। किसके जैसा सेम है? वर्क के जैसा सेम है। तो यूनिट क्या होगा एनर्जी का? जो वर्क का यूनिट है, वर्क का यूनिट जूल या अर्ग। जूल जो है वो एसआई यूनिट है, और अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, मैंने पिछला लेक्चर में आप लोग को बताया था कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्ग जो है, अर्ग वो किसका यूनिट है? कार्य का है, ऊर्जा का है, दोनों का है? अपन को दोनों टिक मार के आना है, बोथ, दोनों टिक मार के आना है। एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट है, अर्ग है। इसका डायमेंशन क्या होता है? वही डायमेंशन होगा भाई जिसका वर्क, जो वर्क का होगा। क्या है डायमेंशन? m/L/2t-2। जो वर्क का डायमेंशन वही एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। तो ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया कि एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए उसका जो यूनिट और डायमेंशन है वो दोनों सेम होते हैं, वर्क के जैसा ही होते हैं। अब 1 जूल वर्क किस चीज को बोलेंगे? 1 जूल एनर्जी, 1 जूल एनर्जी किस चीज को बोलेंगे? उस चीज को देखते हैं कि 1 जूल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है।
ये डेफिनेशन ही पूछ लिया जाएगा भाई, 1 जूल एनर्जी किस चीज को बोलते हैं। तो 1 जूल एनर्जी जो है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। मतलब कि 1 जूल कार्य करने के लिए जितना ऊर्जा लगता है उसे ही हम 1 जूल, 1 जूल ऊर्जा कहेंगे। जितना भी ऊर्जा लगे 1 जूल कार्य करने के लिए, उसी को हम 1 जूल एनर्जी कह देंगे, 1 जूल ऊर्जा कह देंगे। ठीक है, अब एक चीज, नेक्स्ट चीज देखते हैं कि ये एनर्जी जो है वो कौन सी राशि है, अदिश है या सदिश है। तो ये एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश। अब ये बताइए कि ये अदिश है, अदिश के पास क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है। परिमाण किस किस चीज से मिलकर बनता है, तो ये बनेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, माने कि संख्या से मिलकर बनेगा, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 8, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। और मात्रक से मिलकर बनेगा, मात्रक से, मात्रक बोले तो यूनिट से। तो जैसे कि 10 जूल एनर्जी है, तो 10 इसमें क्या हो गया, संख्या हो गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और जो जूल है वो यूनिट हो गया, मतलब मात्रक हो गया। और इन दोनों को ही हम परिमाण कहते हैं। तो इस चीज से हम लोग को यह समझ में आता है कि एनर्जी के पास परिमाण होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, एनर्जी के पास दिशा होता है, नहीं होता। एनर्जी के पास परिमाण होता है, बिल्कुल होता है। एनर्जी के पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। दिशा तो होता नहीं है क्योंकि ये अदिश है, स्केलर क्वांटिटी। इतना समझ में आया। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन, इसलिए ये एक अदिश यानी कि स्केलर है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो एनर्जी है वो वर्क कर सकता है, और जो एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट भी हो सकता है। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 1, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये अगर वर्क करता है, ये अगर वर्क करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट 1 जो है इट विल लूज एनर्जी, इसका एनर्जी कम होगा, ये एनर्जी लूज करेगा। और ऑब्जेक्ट 2 विल गेन एनर्जी, मतलब इसका एनर्जी बढ़ेगा। तो जो एनर्जी है वो कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, वो देखते हैं। उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि जो ऑब्जेक्ट 2 है उसका एनर्जी बढ़ेगा, मतलब कि वो मोशन भी कर सकता है और वो रेस्ट में भी रह सकता है। ऑब्जेक्ट है वो मोशन भी कर सकता है और वो रेस्ट में भी रह सकता है। एनर्जी जैसे ही मिलेगा इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को जैसे ही एनर्जी मिलेगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है, मतलब मोशन में हो सकता है और वो रेस्ट में भी हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2 है, वो एनर्जी पाने के बाद मोशन करने लगे, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे एनर्जी ड्यू टू मोशन, दैट विल बी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि गतिज ऊर्जा। और अगर वो रेस्ट में है, मतलब कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि फर्स्ट टाइप का एनर्जी है, पहला टाइप का ऊर्जा है, जिसको कि हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा। इसका डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन से ही काफी सारा एग्जाम्पल पता चलेगा और डेफिनेशन ही हम लोग को ये बताएगा कि कौन सा एग्जाम्पल किस एनर्जी का उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। तो ये जो काफ़ी सारा एनालिसिस में करने के बाद ये डेफिनेशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेशन से भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ को बोलते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन मतलब कि गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे। एनर्जी ड्यू टू मोशन, गति के कारण ऊर्जा, उसी को हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, जैसे कि एग्जाम्पल में आएगा जैसे कि मूविंग बुलेट, मूविंग बुलेट। अगला देख लेते हैं, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया। बहता पानी, बहता पानी। इन सभी के पास गतिज ऊर्जा है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। दौड़ता हुआ घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा। इन सभी के पास, इन सभी एग्जाम्पल्स में, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं किसके? गतिज ऊर्जा के, काइनेटिक एनर्जी के। तो इन सभी चीजों, फेंका हुआ पत्थर जो हवा में है, उन सभी में काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि मेरा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिए कि चलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है जो कि चलता हुआ है, दौड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है जो कि दौड़ता हुआ है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि उड़ता हुआ है। बहता हुआ, इन सभी में, इन सभी का उदाहरण, ये सभी उदाहरण है काइनेटिक एनर्जी के, गतिज ऊर्जा के, क्योंकि इनके पास गति है। अगर आप देखें, अगर आप ढंग से एनालाइज करें तो इस पर सारे चीजों में जो एग्जांपल, चलता हुआ, दौड़ता हुआ, चलना, दौड़ना, उड़ना, बहना, ये सारा चीज क्या है? मोशन है। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ में आया? अब हम इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसका, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही सब आ रहा है भाई इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसका, ये आप लोग को याद रखना चाहिए। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये तो मास है, एम मतलब मास, मास माने द्रव्यमान, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। एक और फॉर्मूला याद रखना है, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, ये भी याद रखना है। 2m में m क्या है? m तो मास हो गया। p क्या है भाई? p क्या है? p मोमेंटम है, p इज मोमेंटम। मोमेंटम बोले तो हिंदी में संवेग, p इज मोमेंटम। ये फॉर्मूला है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले पे हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय 2m पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, लिख देता हूं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, an object of mass 15 kg is moving with velocity, अभी हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा इसको, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। what is the kinetic energy?
possessed by the object, by the object। वही फॉर्मूला लगेगा, आप हाफ एम बी स्क्वायर लगा के सॉल्व कीजिए। हिंदी में क्या होगा ये मैं बता देता हूं आप लोग को। हिंदी में इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसका कि मास है, द्रव्यमान 15 किलो है और वो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो गतिज ऊर्जा उस पर कितना होगा, वो जो वस्तु है वो कितना गतिज ऊर्जा धारण किए हुए होगा। तो इसका सॉल्यूशन है, वही फॉर्मूला आपने को रट के रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। एम कितना दिया है, एम इज 15, वी कितना है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 2 2 ने 4 और 4 2 ने 8, 15 8 15 8 जा 120 जूल विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का सिंपल सा एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया। और अब ये देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले फॉर्मूले हाफ एम बी स्क्वायर पे क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड फॉर्मूले पे देख लेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m। एन ऑब्जेक्ट हैज मोमेंटम कितना डालें यार, 10 kg मीटर पर सेकेंड एंड मास 2 kg रख लेते हैं, 2 kg। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लगेगा भाई, यहां मोमेंटम के बारे में है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं मैं। एक वस्तु है जिसके पास संवेग 10 है, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, और मास यानी कि द्रव्यमान 2 kg है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा निकालिए। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये दोनों फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि यहां पर मोमेंटम का जिक्र है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये फॉर्मूला लगेगा। पी स्क्वायर कितना है भाई, मोमेंटम 10 है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10, 2m 2 इंटू 2 कितना होगा 25 क्या जूल। इट विल बी द आंसर, 25 जूल विल बी द आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन से हम लोग को दोनों फॉर्मूले थे वो दोनों का तो अपन लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसके तो ये फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करते हैं। इन दोनों फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करते हैं। क्या है फॉर्मूला अपना, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये है। अब ये जो फॉर्मूला है इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, इस फॉर्मूले का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम मतलब मास बोले तो द्रव्यमान, वी मतलब वेलोसिटी बोले तो वेग, पी मतलब मोमेंटम बोले तो संवेग,
और m, फिर से m बोले तो द्रव्यमान। तो यहां पर देखते हैं कि अगर ये जो मास को अगर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा, या वेलोसिटी को बढ़ा दें यानी कि वेग को बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा। इस चीज को देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम दो गुना करते हैं तो मतलब कि यदि हम मास को दो गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी दो गुना हो जाएगा। ठीक बात। अब हम देखते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी को अगर हम यानी कि वेग को दो गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है। मतलब कि वेलोसिटी बढ़ाने से ज्यादा फर्क पड़ेगा भाई। वेलोसिटी बढ़ाने से ज्यादा फर्क पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे, क्योंकि मास बढ़ा रहे हैं तो जितना गुना मास बढ़ा रहे हैं उतना ही गुना बढ़ रहा है ये काइनेटिक एनर्जी। जितना गुना मास बढ़ा रहे हैं उतना ही गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन यहां स्क्वायर है, तो अगर वेलोसिटी को, वेग को 2 से बढ़ाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 2 गुना बढ़ रहा है। मतलब वेलोसिटी से ज्यादा फर्क पड़ रहा है काइनेटिक एनर्जी को। तो यहां हम लोग एक की पॉइंट बनाकर लिख लेंगे। यहां पर एक की पॉइंट बना लीजिए आप लोग और लिख लीजिए कि वेग को, वेलोसिटी को 2 गुना करने पर, 2 टाइम्स करने पर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाता है। 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना। ठीक। मास डबल तो काइनेटिक एनर्जी डबल, वेलोसिटी डबल तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। अब हम देखते हैं मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ता है। मास के बारे में तो देख लिए, वेलोसिटी के बारे में भी देख लिए। अभी जो मोमेंटम है मतलब कि संवेग, ये जो संवेग है इसका क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी, तो इसका भी ये रिलेशन है जो वेलोसिटी का था। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी को कितना फर्क पड़ेगा अगर हम लोग मोमेंटम को बदल दें तो मोमेंटम अगर 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, यानी कि वेलोसिटी जैसा ही रिलेशन है। तो यहां पर इसको भी की पॉइंट बनाकर आप लोग लिखिए। ये एक ही पेज में कंप्लीट करा दे रहा हूं आप लोग को, एक ही पेज में ये पूरा कंप्लीट हो जा रहा है कि मास बढ़ाएंगे, मास जितना बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगा, और वेलोसिटी जितना बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उसका 4 गुना बढ़ेगा। अगर 2 गुना कर देते हैं किसको, वेलोसिटी को, तो वो 4 गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। उसी प्रकार अगर मोमेंटम को, संवेग को 2 गुना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। इस चीज को यहां पर की पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कि मोमेंटम को 2 गुना करने पर, 2 टाइम्स करने पर काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाता है। हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा कि एनर्जी जो है, एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क जो है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे वो देखेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे। वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा में बदलाव।
गतिज ऊर्जा में बदलाव, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में बदलाव होगा। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन है, जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में बदलाव के बराबर हो जाता है। कार्य है वो ऊर्जा में तब्दील हो जाता है, और कैसा कितना तब्दील होता है, उतना जितना कि गतिज ऊर्जा में बदलाव होता है। उसको देखते हैं हम लोग, अभी एकदम समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल से समझाऊंगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये जो वर्क डन है या जो वर्क है वो एनर्जी में तब्दील होता है। कितना तब्दील होता है? जितना कि गतिज ऊर्जा में बदलाव होता है। और इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य है वो किस में बदलता है? गतिज ऊर्जा में बदलता है, स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, और दुनिया भर का ऊर्जा दे देगा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी दे देगा। हम लोग को टिक करके आना है काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा में बदलता है। गतिज ऊर्जा में कितना बदलता है? तो गतिज ऊर्जा में बदलाव के बराबर एक क्वेश्चन से समझते हैं। बदलाव के बराबर मतलब एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वर्क डन। अभी इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। व्हाट विल बी द वर्क डन टू इंक्रीज velocity of a car from 8 meter per second to 16 meter per second if mass of the car is 1500 kg, 1500 kg। अब बताइए भाई, इससे समझते हैं हम लोग। हिंदी में एक बार बता देता हूं कि कार्य कितना होगा, कितना कार्य करना पड़ेगा कि कार मतलब कि अपना जो गाड़ी है, तो उसका वेलोसिटी को, वेग को 8 से 16 करना है। 8 से 16 यानी डबल करना है। तो 8 से 16 करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अगर वो कार है, जो गाड़ी है, उसका वेट है, मास है, द्रव्यमान है 1500 kg, तो कितना कार्य करना पड़ेगा कि वो जो कार है वो 8 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड पे हो जाए। तो कार्य मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में बदलाव, काइनेटिक एनर्जी में जितना भी बदलाव होगा उतना ही कार्य करना पड़ेगा। मतलब कि वर्क डन बराबर कार्य बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में बदलाव, गतिज ऊर्जा में बदलाव कितना हुआ देख लेते हैं भाई। हाफ mv² लगाना है, पहले 8 लगाएंगे, फिर 16 लगाएंगे, 1500 तो दिया ही है, माइनस कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग जो है गतिज ऊर्जा वो कितना होगा? हाफ mv²। तो इसको हाफ mv1² ले लेते हैं। mv1² मतलब कि 8 डालेंगे ना, हम लोग 8 डालेंगे। हाफ इंटू 1500, 8 इंटू 8 कितना होगा ये? 48,000 जूल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फिर से निकालेंगे, हाफ mv2² इक्वल टू हाफ m कितना है? फिक्स है m तो 1500, v कितना है? 16
गुणित 16, ये कितना हो गया? जोड़िए भाई, इसकी मतलब कैलकुलेट कीजिए। 1,92,000 ये होगा, इतना जूल होगा, 1,92,000 जूल होगा। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन कितना होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब कि कार्य, ऊर्जा और कार्य के जो प्रमेय है उसके हिसाब से, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा? वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब कि बाद में जितना है उससे माइनस करेंगे शुरुआत वाले को, तो ये कितना हो जाएगा? बाद में कितना है? 1,92,000 माइनस 48,000, इतना ये जूल है, ये भी जूल है, तो इसका आंसर कितना होगा? 1,44,000 जूल। इतना एनर्जी चाहिए, मतलब इतना वर्क डन चाहिए। क्या करने के लिए? एक कार को 8 मीटर से 16 मीटर ले जाने के लिए, 8 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग को इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। तो ये समझ में आया? ये समझ में आया कि वर्क डन जो है, इतना जो कार्य है वो काइनेटिक एनर्जी में भी बदल जाता है। तो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, 8 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड, मतलब कि डबल हो जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो भाई वेलोसिटी की बात है, वेलोसिटी आएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर में ही तो वी आ रहा है ना, तो इसलिए वहीं पर हम लोग को पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा। होता क्या है स्थितिज ऊर्जा, ये देखते हैं। ये होता है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, मतलब स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल वगैरह है, काफ़ी सारा एग्जाम्पल है इसका। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, डैम है जिसमें कि पानी को बांधा गया है, डैम में पानी बांधा गया है, वो एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, धनुष जो कि खींचा हुआ है, खींचा हुआ धनुष और दबाया हुआ स्प्रिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्थितिज ऊर्जा के। इन लोगों के पास स्थितिज ऊर्जा है, डैम में पानी बंधा हुआ है, धनुष, तो और ये जो स्प्रिंग है। तो ऐसे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन सबको कैसे ध्यान रखें? काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि जो गतिज ऊर्जा है उसका एग्जाम्पल तो दौड़ता हुआ, भागता हुआ, चलता हुआ, बहता हुआ। इससे हम लोग पता लगा देंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी का इससे हम लोग पता लगा लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। कोई चीज़ दौड़ता हुआ हो, भागता हुआ हो, चलता हुआ हो, बहता हुआ हो, तो क्या है कि वो एनर्जी ड्यू टू मोशन है, मतलब सभी में मोशन हो रहा है, सभी में गति हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा है, ये तो पता लगा लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम्पल दे देता है कोई अटपटा सा, तो हम कैसे पता लगाएं कि वो एग्जाम्पल स्थितिज ऊर्जा का है, पोटेंशियल एनर्जी का है? ये कैसे पता लगाएं? उस चीज़ के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। इसके लिए मेरा डेफिनेशन काम आएगा। मेरा डेफिनेशन बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या? मैं बोलता हूं इसको मजबूरी की एनर्जी। मजबूरी की एनर्जी मतलब कि मजबूरी की ऊर्जा। मजबूर, जिसको जितना ज़्यादा मजबूर किया जाएगा उसके पास उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसके पास उतना ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगा।
इससे आप सारे एग्जाम्पल को हिट कर सकते हैं, सारे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। कैसे? मजबूरी की एनर्जी, ये देखते हैं सबसे पहले कि ये जो डैम है, डैम में पानी बंधा हुआ है, पानी को मजबूर किया गया है, बांध के रख दिया गया है। वो बेचारा बहता हुआ जा रहा था, उसको बांध के रख दिया गया, उसको मजबूर कर दिया गया। मतलब कि एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। धनुष, धनुष अपने जगह पे पड़ा हुआ था, उसे खींच कर तान कर उसे खींचा गया, खींच करके रखा गया है। खींच करके रखा गया है मतलब खींचा हुआ धनुष जो है उसे मजबूर कर दिया गया है, मजबूरी में रखा गया है। वो भी हो जाएगा एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का। स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, उसको भी दबा करके कंप्रेस कर दिया गया है, मतलब उसको मजबूर कर दिया गया है। तो ये सारे मजबूरी की एनर्जी। एक और एग्जांपल है, जो कि एक और क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्जाम में आया भी है, उससे समझते हैं। उस क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को पास लाते हैं तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा या कम होगा? ये बताना है आप लोगों को, कमेंट में बताइए आप लोग। मैं बताता हूं आप लोग को कि अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम होना चाहिए कि दोनों समान चार्ज हैं। इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन में चार्ज है। तो समान चार्ज वाले को हम जब पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और असमान चार्ज मतलब कि डिफरेंट चार्ज को लाते हैं, अनलाइक चार्जेस को हम लोग अनलाइक चार्जेस को पास लाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और लाइक चार्जेस को हम जब पास लाते हैं तो रिपेल करते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम पास ला रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करना चाहेंगे, मतलब मजबूर हो रहे हैं वो एक दूसरे के पास आने को। वो तो एक दूसरे के दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरी में हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, इसको इधर मूव कर रहे हैं, इसको इधर मूव कर रहे हैं। तो स्थितिज ऊर्जा, मजबूरी बढ़ गई तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा भाई। तो इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं। दो प्रोटॉन है, इन दोनों प्रोटॉन को भी हम अगर पास लाते हैं तो इसमें भी वही केस आएगा, अभी जो समझाया कि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, समान जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं पास लाने पर, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, मतलब कि जितनी ज्यादा मजबूरी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। डैम के केस में क्या किया? पानी को बांध के रख दिया गया तो पोटेंशियल एनर्जी उसका बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है। धनुष है, धनुष को खींच करके रख दिया गया, खींच करके तान करके रख दिया गया, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गया। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को फिर दबाया गया, स्प्रिंग को दबाया गया। वो तो नॉर्मल पोजीशन में रहना चाहता है, लेकिन उसको दबाया गया, दबा करके रखा गया, मजबूर करके रखा गया, उसके पास भी होगा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी प्रकार प्रोटॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास, दो अगर इलेक्ट्रॉन है या दो प्रोटॉन है तो इनसे भी, इन लोगों को भी पास लाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। वहीं हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये मैं बनाता हूं आप लोग के लिए क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा कमेंट में इसमें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों को पास लाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा अथवा कम होगा? ये बताइए आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, वो दोनों डिफरेंट चार्ज हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को खींचना चाहते हैं तो भाई कोई मजबूरी वाली बात नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कम होता चला जाएगा। ये आंसर होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी इस केस में। ये बात आप लोग को समझ में आया? तो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा।
जैसा कि नाम से समझ आ रहा है ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्क किया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्क किया गया है। या तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में वर्क किया गया है, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया गया है, या तो उसके सपोर्ट में वर्क किया गया है। क्या है वो चीज़ देखते हैं हम लोग। तो यहीं से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी, मतलब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी हम लोगों को याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, क्या है, उस पर ध्यान नहीं देना अपने को उतना ज़्यादा, क्योंकि फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आएगा। वैसे एक बार मैं समझा देता हूँ कि किस टाइप का, कैसे मतलब क्या आएगा, कैसे मतलब कि ये चीज़ आया होगा फॉर्मूला। मान लेते हैं एक डब्बा है, ये डब्बा जमीन पर पड़ा हुआ है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे की ओर लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, लगातार नीचे की ओर लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहा है। अब हम इस डब्बे को उठा करके इस लेवल तक ले आते हैं, मतलब h हाइट तक लेके जाते हैं। ये जो हाइट है वो h हाइट है, h हाइट तक लेके जाते हैं। तो हाइट तो हो गया h, और किसके अपोजिट वर्क किया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट वर्क करके, अगेंस्ट वर्क करके हम लोग यहां पर लेके गए। मतलब यहां पे जो वर्क किया गया, यहां से यहां ले जाने पे जो वर्क किया गया, वर्क इस पे स्टोर हो गया। किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब कि ये डब्बा तो जमीन के पास ही रहना चाहता था, लेकिन इसे मजबूर करके किसके विरोध में मजबूर किया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में, विरोध में मजबूर करके इसको ऊपर लेकर के इस लेवल में रख दिया गया। तो जो वर्क किया गया, वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और उसका फॉर्मूला होता है m, मतलब कि मास ऑफ द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है उसका मास, और ये जो है ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेते हैं। और जिस हाइट पर लिया गया, जिस हाइट पर उसको ले जाया गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए क्या हो गया फॉर्मूला, mgh। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब ये जो डब्बा है इसको हम लोग इधर से यूं घुमा करके लेकर आए, या सीधा लेकर के जाएं, या ऐसे लेकर के जाएं। तो ये पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ 3 है। तो किसी भी पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये चीज हम लोग को याद रखना है। दो न्यूमेरिकल से इस चीज को समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, mgh होता है। m बोले तो मास, g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के कारण जो त्वरण होता है, जिसको कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको लेते हैं। और ये हाइट, कितना हाइट से किस हाइट तक, मतलब कि डब्बे को ले जाया गया या किसी भी चीज को रखा गया, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में कभी तो मास दे दिया रहेगा और इन तीनों चीजों के बारे में पूछ लेगा। मतलब कि कोई 3 चीज या 2 चीज दिया रहेगा, एक चीज तो हमको पता ही है, तो बच गए 3 चीज। 2 चीज दे करके तीसरा चीज को पूछ लेगा, कोई 2 चीज दे करके तीसरा चीज को पूछ लेगा। देखते हैं हम न्यूमेरिकल से, देखते हैं अगले न्यूमेरिकल से, देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उससे समझते हैं। अभी मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा इसको, पहले लिख लेता हूं। फाइंड एनर्जी पोजेस्ड, फाइंड एनर्जी पोजेस्ड
by an object of mass 10 kg when it is at a height of when it is at a height of 6 meter above the ground। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, इस चीज को मैं समझा देता हूं आप लोग को, कि कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि ये डब्बा है, ये ब्लॉक है, वो 6 मीटर की हाइट पर पड़ा हुआ है और इस डब्बे का जो मास है m इक्वल टू 10 kg। तो ये कितना स्थितिज ऊर्जा या कितना ऊर्जा, सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि कितना ऊर्जा धारण किए हुए है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए, ये हम लोग को देखना है कि ये मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है या स्थिर है। अगर स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा, अगर गति में है तो गतिज ऊर्जा। तो ये तो स्थिर है ना, तो स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m कितना दिया हुआ है 10, g कितना लेना है 10, 600 जूल। 600 जूल धारण किए हुए है। ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। एक और क्वेश्चन से देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 12 केजी का है, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 12 केजी, 12 केजी, ठीक है। और ये कुछ हाइट पे है, कितना वही हम लोग को निकालना है ना। कुछ हाइट पे है और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एनर्जी दिया गया है 480 जूल। अब बोल रहा है कि फाइंड हाइट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सीधी सी बात है यार, फॉर्मूला लगेगा अपना सॉल्यूशन में। सीधा पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m कितना है? 12 है। g कितना है? 10 है। हाइट कितना है? ये अपने को निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 480। तो इसको पक्षांतर करेंगे, मतलब कि शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड वाला। तो पक्षांतर करने पर 480 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर, 4 मीटर। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम ये क्या कहता है? ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, it can only transformed। मतलब कि ऊर्जा जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। मतलब हीट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में बदल सकता है, मैकेनिकल एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में बदल सकता है, लेकिन वो ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं
और ना ही हम नया ऊर्जा बना सकते हैं। जो पूरे यूनिवर्स में जो ऊर्जा चल रहा है वही ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होते रहता है, रूपांतरण होते रहता है, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी से साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना हम उसको बना सकते हैं ना हम उसका नाश कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, ये केवल रूपांतरण हो सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है। मान लेते हैं कि कोई लाइट एनर्जी है। अब भाई लाइट एनर्जी, मान लो बल्ब जला रहे हैं, तो बल्ब कहाँ जल रहा है, तो वो ऊर्जा हो गया, लाइट एनर्जी हो गया। लेकिन वो कहाँ से आया, हम लोग उसको बनाए क्या, नहीं बनाया भाई। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वही ट्रांसफॉर्म होकर लाइट एनर्जी बना। कैसे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तार के अंदर, फिर वही बात आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे तार के अंदर तो मैकेनिकल एनर्जी है, मूवमेंट हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरीके से अभी एक एग्जांपल से पूरा एकदम एनालिसिस करके समझाता हूं कि कैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है, उसके बाद उस एग्जांपल को समझेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो एकदम पूरा दिखने लगेगा। तो ये बोलता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है ये चीज को हम समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पोजीशन है जहां पर हम इस बॉल को ला करके रख रहे हैं, और ये जो बॉल है वो इस जमीन से उठाया गया है। तो जब हम इसमें वर्क कर रहे हैं, धीरे 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 जो वर्क कर रहे हैं, वो वर्क इस पर स्टोर हो गया। किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मतलब कि यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ग्राउंड के लेवल में देख रहे हैं ना हम लोग, ग्राउंड के लेवल में देख रहे हैं, ग्राउंड के लेवल से देख रहे हैं। तो यहां तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और धीरे 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 इस लेवल पे लेके आए तो यहां पे मैक्सिमम हो गया, यहां पर मैक्सिमम हो गया। अब होता क्या है, ये जो बॉल है ये लुढ़कता है धीरे से इधर, और लुढ़कते हुए इधर नीचे की ओर आने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है। तो जब ये नीचे की ओर आने लगता है, ये जो बॉल है वो, तो होता क्या है, जब नीचे की ओर आने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला जाता है। और काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, जो ये मोशन में आ गया, तो मोशन में आने के कारण इसका काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ता चला जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, और ग्राउंड पे मिनिमम है, जीरो है, मतलब कि यहां पर मिनिमम है। और जो काइनेटिक एनर्जी वो यहां पर मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी है वो इस हाइट पे मिनिमम है। और मैक्सिमम कहां पर होगा, ये क्वेश्चन है भाई, मैक्सिमम कहां पर होगा, टकराने के ठीक पहले, टकराने से ठीक पहले, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, टकराने से ठीक पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मतलब बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड द बॉल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बॉल विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पर मैक्सिमम है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है जब ये नीचे आता है तो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होता चला जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस चीज को समझ में आया, ये चीज समझ में आया आप लोग को, टकराने से ठीक पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब हम एनालिसिस करते हैं, वो जो पहला एग्जांपल था क्रिकेट वाला, उसका एनालिसिस करते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड का एग्जांपल है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम को देखते हैं। मान लेते हैं कि ये स्टंप है, ये बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, ये स्टंप को हिट करता है। तो यहां पर हम लोग को समझ में आता है
कि ये जो बॉल है उस पर एनर्जी आ जाती है, तभी तो इस स्टम्प को डिस्प्लेस कर पाता है, स्टम्प जाकर गिर जाता है, स्टम्प जाकर हवा, स्टम्प की धज्जियां उड़ जाती, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन हो जाता है। तो विस्थापन कहीं ना कहीं इस बॉल के बल लगाने की वजह से होता है। फोर्स अप्लाई करता है, इसी कारण से होता है। फोर्स अप्लाई करता है, इसी कारण विस्थापन होता है। तो ये जो बॉल है वो बल लगाता है स्टम्प पे और बल लगाकर उसे डिस्प्लेस कर देता है। जब डिस्प्लेस करता है तो स्टम्प हवा में उड़ करके जमीन पर गिर जाता है, मतलब एक डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये देखिए, ये बताइए या ये देखते हैं हम लोग कि इस बॉल के पास एनर्जी आया कहां से। ये तो कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आया कहां से, तो ये बंदे ने एनर्जी डाला, इसने कुछ वर्क किया, वर्क है वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये बॉल को फोर्स लगाकर, बल लगाकर ये बॉल को फेंकता है। तो इस बॉल में एनर्जी आया कहां से, सबसे पहले तो इस बॉल को जब उठाता है और एक पोजीशन पे लेता है तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। स्टार्टिंग से बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो बंदा है उसने खाना खाया है, खाना खाया है, तो जो खाना है वो हमारे सेल्स में एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एनर्जी करेंसी के फॉर्म में स्टोर रहता है। मतलब कि सेल में, कोशिका में ऊर्जा जो है वो स्टोर रहता है। जो हम खाना खाते हैं वो सेल पे स्टोर रहता है। अब वो जो ऊर्जा है, जो बॉडी में ऊर्जा है, उसका यूज करता है मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में। मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में यूज करके इस गेंद को एक पोजीशन पे लेता है। मतलब कि मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस गेंद है, ये जो गेंद है, ये जो बॉल है, उसको एक पोजीशन पे लेता है। तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब उसे बल लगा करके फेंकता है। तो जब बल लगा करके ये बॉलिंग करता है, तो जैसे ही बॉलिंग करता है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उस बॉल पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है बॉल में, ये उड़ता हुआ जा रहा है और वही जो काइनेटिक एनर्जी है वो फोर्स लगाता है, फोर्स लगा करके स्टंप को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब कि एनर्जी है वो फोर्स भी लगाता है और डिस्प्लेसमेंट भी कर देता है। और यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता, उसी को तो हम एनर्जी कहते हैं। तो ये बात है। तो हम लोगों को ये पता चला कि मस्कुलर एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी से बल और विस्थापन से ये वर्क हो रहा है। क्या वर्क हो रहा है कि ये यहां से स्टंप जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये समझ में आया एनर्जी किस तरीके से रूपांतरण होता है, किस तरीके से रूपांतरित होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ये तो समझ में आया होगा, ट्रांसफॉर्म होता है। अब भाई इस बंदे को खाना मिला, तो खाना के पास कहां से एनर्जी आया, भाई खाना के पास फूड है, फूड मतलब खाना। तो हम लोग अगर वेजिटेबल्स खाते हैं तो फिर वेजिटेबल्स हैं वो प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो फिर सन से वो एनर्जी लेता है। अब ये बताइए कि सन है उसके पास एनर्जी कहां से आता है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगा। ये कमेंट में आप लोग बताइए कि सन के पास एनर्जी कहां से आता है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल, जो सेकंड एग्जांपल लिए थे उसको भी समझते हैं। सेकंड एग्जांपल जो हम लोग लिए थे उसको भी समझते हैं। वो भी ऐसा ही है। ये कील है, इस कील पे हथौड़ा मारा जाता है, इस कील पे। ये बंदा हथौड़ा मारता है इस पे, कील पे। अब जैसे ही हथौड़ा मारता है ये जो कील है वो अंदर घुस जाता है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहां पे बल लग गया, फोर्स लग गया और यहां विस्थापन हो गया।
ये दोनों लग गया, मतलब कि वर्क हो गया, कार्य हो गया। तो ये कार्य हुआ कैसे, एनर्जी, कौन सा एनर्जी काम किया? तो सबसे पहले तो ये बंदा है वो खाना खाएगा ताकि उसके पास एनर्जी आएगा, फूड लेगा, फूड से एनर्जी मिलेगा, एनर्जी उसके सेल में जाकर के स्टोर होंगे और वो फिर अपने बॉडी से यूज करेगा मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में, मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में, मस्कुलर एनर्जी के फॉर्म में उसको यूज करेगा। तो मस्कुलर एनर्जी मांसपेशीय बल से ये हथौड़ा को ऊपर उठाता है और हथौड़ा को ऊपर उठाने के बाद मांसपेशीय बल है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब कि जो हथौड़ा था वो नीचे था, वो उसको ऊपर उठाया, एक पोजीशन पे लिया, तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब इस पर प्रहार करेगा, किस पर? स्कील पर। तो जब ये प्रहार करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ही इस पर बल लगाएगा और ये जो कील है वो अंदर घुस जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स भी लग गया, वर्क हो गया, मतलब कि एनर्जी है वर्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? मजा आया?